हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट है यहाँ पर। अपडेट यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अब ये बिल्कुल नेटो के टाइप का एग्रीमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, एंड सिमिलरली अगर किसी कंट्री ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। और ऐसे पैक्ट्स दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर है ऐसा होना, क्योंकि जनरली इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट्स होती हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं, कोई भी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि अचानक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ऐसा क्यों हुआ, सऊदी अरब को क्या मजबूरी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ उन्हें ये डिफेंस पैक्ट साइन करना पड़ा। अब उसका सिंपल सा रीजन है कि रिसेंटली जो इजराइल ने अटैक किया है कतर पर। अब देखिए, आज के टाइम तक सऊदी अरब इनफैक्ट पूरे अरब वर्ल्ड में अगर उन्हें कोई सिक्योरिटी चाहिए होती थी तो ये सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका को ऑयल देते थे, तेल देते थे, और उसके बदले अमेरिका इन अरब कंट्रीज को सिक्योरिटी देता था। लेकिन अभी जब रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया है कतर के ऊपर, अब कतर में अमेरिका की एयरबेस थी, अमेरिका के वेपन्स थे, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने इजराइल पर रिटेलिएशन नहीं दिखाई, जो कि सबको पता है कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप समझो कि इजराइल अमेरिका का ही एक लिटिल बॉय है। तो अभी तक जो अरब कंट्रीज इसी इल्यूजन में थी कि अगर उन पर कभी भी कोई भी अटैक हुआ, जो कि डेफिनेटली दो ही जगह से आ सकता था, या तो ईरान से या तो इजराइल से। अब ईरान को आप साइड लाइन कर दो, अगर इजराइल से अरब कंट्रीज पर अटैक हुआ तो उस टाइम अरब कंट्रीज के साथ अमेरिका डट के खड़ा रहेगा। लेकिन अभी जब कतर पर अटैक हुआ तो अमेरिका ने रिटेलिएशन तो छोड़ो, इस अटैक को, इजराइल के इस अटैक को कंडम तक नहीं किया। हालांकि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, इजराइल के साथ रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक को कंडम किया है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया, जिसकी वजह से सभी अरब कंट्रीज का इल्यूजन जो था कि यूएसए हमें इजराइल के अटैक से बचाएगा, वो इल्यूजन यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक हुआ। और इसी के आउटकम में यूएसए के रिप्लेसमेंट के बदले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील की कि कल को अगर इजराइल ने हम पे अटैक किया तो उस टाइम पाकिस्तान सऊदी अरब की हेल्प के लिए आएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कल को सच में इजराइल ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो क्या पाकिस्तान सामने आएगा? और अगर सामने आया, यहाँ पर आप सिचुएशन को समझिए, अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच में जंग होती तो नॉर्मल बात थी, लेकिन अब अगर इजराइल और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई तो दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। आप इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है और पाकिस्तान के पास भी है, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज आसपास आएगी, फेस टू फेस आएगी। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने आएंगे? और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा जंग चलती रहती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जैसे रिसेंटली भी पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। तो कल को अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर सऊदी अरब का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि इस पैक्ट के अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो वो सऊदी अरब की जमीन पर अटैक माना जाएगा। तो क्या सच में उस टाइम सऊदी अरब इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा? जबकि अभी के टाइम पर इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशन है अरब कंट्रीज के साथ, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब एकजुट हो ही गए हैं, तो कल को अगर इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो तो डेफिनेटली सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। तो सऊदी अरब का उस टाइम पर क्या रिएक्शन होगा? क्या उस टाइम इंडिया पर ऑयल एम्बार्गो लग सकता है या कुछ और सैंक्शंस इंडिया पर लग सकती हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा वो समझना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में अगर ये पैक्ट हुआ है तो बोला जाता है कि इसके दायरे में बाकी भी इस्लामिक कंट्रीज आने वाली हैं, मींस एक इस्लामिक नेटो बनेगा जिसमें दुनिया की सभी 57 मुस्लिम कंट्रीज एक साथ हो जाएगी। मींस अगर इन 57 कंट्रीज में किसी पर भी अटैक होगा तो वो सब पर अटैक माना जाएगा। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है जो कि न्यूज में बोला जाता है कि एक इस्लामिक नेटो बनने वाला है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि मुस्लिम एक इस्लामिक नेटो बनेगा? और आखिरी सवाल कि दुनिया की पावर बैलेंस के ऊपर, पावर डायनामिक्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि समझिए कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मल्टीपल पैक्ट्स हैं चाइना के साथ, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर चाइना की एंट्री हो रही है मिडिल ईस्ट में, जबकि अभी तक थी अमेरिका की। अभी तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में डोमिनेट था, अब अगर पाकिस्तान आया तो इनडायरेक्टली चाइना भी आया। तो यूएसए पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, बाकी दुनिया पर क्या इंपैक्ट होगा, और दुनिया की पावर डायनामिक्स किस तरह से शिफ्ट होगी? ये पूरी सिचुएशन हम समझेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल और अनबायस्ड रहने वाली है। ये बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस होगी, जैसा कि हमें इनमें से किसी कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी के साथ दोस्ती है, ना ही किसी के साथ दुश्मनी है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पर हम इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही डेप्थ में समझने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के बिहाफ पर इजराइल के साथ कभी जंग कर सकता है? कि कल को अगर इजराइल ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान बोलेगा इस पैक्ट के अकॉर्डिंग ये तो हम पर अटैक है, तो क्या उस टाइम पर पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने आएंगे? अब देखिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें पहले इस पैक्ट को समझना होगा। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में ये पैक्ट किया है, उसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिलिट्री को ज्वाइंट ड्रिल्स करनी होगी। मींस ये आगे जो भी काम करने वाले हैं वो सब इन्हें एक साथ करना होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलके। अगर इन्हें एयरफोर्स के सेक्टर में काम करना होगा तो दोनों कंट्रीज एक साथ काम करेगी।
अब उसमें आप सिचुएशन को देखिए, पाकिस्तान के पास अपने F-16 तैयारे हैं और सऊदी अरब के पास F-15 हैं, लेकिन वो जो सऊदी अरब के पास जो F-15 जहाज हैं वो सब यूएसए में बने हुए हैं और यूएसए का पार्शियल कंट्रोल है उन जहाजों के ऊपर। मींस आज के टाइम पर अगर सऊदी अरब को किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, मान लो यमन पर अटैक करना है, जो कि वो मल्टीपल टाइम्स कभी ना कभी करता ही है साल में, अब अगर सऊदी अरब यमन में स्ट्राइक करता है तो उसका पार्शियल यानी 50% कंट्रोल रहता है यूएसए के पास। अब देखिए, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक साथ ड्रिल्स करनी होगी तो उसमें पाकिस्तान के F-16 होगी और सऊदी अरब के F-15 होगी, लेकिन F-15 का आधा कंट्रोल होगा अमेरिका के पास, तो ये किस तरह की ड्रिल्स होगी। अब अगर इन कॉन्वॉयज इन ड्रिल्स का 50% कंट्रोल यूएसए के पास रहा तो फिर तो इन कॉन्वॉयज का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने जो भी ये कुछ किया है ये सब इसने इजराइल को अपना दुश्मन, अपना खतरा मान के किया है। अब अगर जहाजों का 50% कंट्रोल अमेरिका के पास रहा फिर तो ये कभी भी इजराइल के खिलाफ यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इस बात को पहले दिमाग में क्लियर कीजिए कि अमेरिका की बनी हुई एक भी बुलेट कभी इजराइल के खिलाफ यूज नहीं होगी। अब अगर सऊदी अरब के फाइटर जेट्स का आधा कंट्रोल रहा है अमेरिका के पास, दैट मींस वो फाइटर जेट्स कभी भी इजराइल के अगेंस्ट यूज नहीं होगी। फिर क्या फायदा है ऐसा पैक्ट होने का जब इसका कंट्रोल फिर से अमेरिका के पास ही चला गया। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी डिप्लोमेसी और पॉलिसीज के हेल्प से यूएसए का जो 50% कंट्रोल है सऊदी अरब के जेट्स पर, वो ये 50% कंट्रोल छुड़ा सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेसी यूज करनी होगी, क्योंकि आसान नहीं है अमेरिका के मुंह से F-15 जेट्स निकालना। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कर पाए तो तब हम बोल सकते हैं कि इस पैक्ट की कोई मीनिंग निकलती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इस चीज को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ ड्रिल्स करने से पहले ही सऊदी अरब को यह सोचना होगा, ये काम करना होगा कि यूएसए के कब्जे से वो अपने फाइटर जेट्स को कैसे छुड़ा सकता है। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालना होगा यूएसए के ऊपर। फिर देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान ये चीज करने में सक्सेसफुल नहीं हुए कि वो अमेरिका से ये कब्जा नहीं छुड़ा पाए, फिर मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इस पैक्ट का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल वही पैक्ट बनेगा जैसा कि OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशंस। उनका काम क्या है, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। फिर वही हालत इस पैक्ट की भी होगी। तो समझो कि MBS के कंधों के ऊपर बहुत ही क्रूशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है अभी के टाइम पर, क्योंकि इस वजह से उसकी अपनी गवर्नमेंट गिर सकती है। आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में कितनी कंट्रीज की गवर्नमेंट गिराता है। उसने ईरान में गिराई है 1950s के आसपास, फिर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिराई, फिर लीबिया में मुअम्मर कद्दाफी की। इसी तरह से बांग्लादेश में बताया जा रहा है कि अमेरिका का हाथ था। तो अमेरिका की ये आदत है कि दुनिया भर की कंट्रीज में वो गवर्नमेंट गिराता है। तो अब अगर सऊदी अरब की ये बात भी अमेरिका को बुरी लगी कि हमें इस पैक्ट से निकालकर पाकिस्तान को इंक्लूड कर रहा है, उस टाइम पर अगर अमेरिका ने चाहा तो वो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के किसी दूसरे अपोनेंट को खड़ा करेगा और उसको पैसे देगा, उसको लॉजिस्टिक्स देगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा कि देखो आप ये पॉइंट्स कर लो, क्योंकि अमेरिका के पास थिंक टैंक्स की कमी तो है नहीं। वो उन्हीं थिंक टैंक्स के आइडियाज सऊदी अरब में MBS के किसी दूसरे अपोनेंट के सामने रखेगा कि आप ये काम करो, 4 दिन में MBS की सरकार गिर जाएगी। और अमेरिका CIA के पास ऐसा पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। फिर देखना होगा अगर MBS की गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई, फिर अमेरिका की कोई दूसरी पपेट गवर्नमेंट सऊदी अरब में आएगी, क्योंकि अमेरिका के पास प्रोपेगेंडा मशीनरी की कमी नहीं है। वो सऊदी अरब में ये भी नैरेटिव पुश कर सकता है कि देखो MBS विजन 2030 ला रहा है, ये बहुत ही सेकुलर लीडर है, लिबरल लीडर है, ये सऊदी अरब को इस्लाम से दूर हटा रहा है। खुद अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा, बल्कि किसी MBS के किसी सपोर्टर से ऐसी बातें करवाएगा, उसी को हेल्प करेगा MBS के अगेंस्ट। MBS की गवर्नमेंट गिर जाएगी और फिर अपना कोई दूसरा पैपेट इंस्टॉल करेगा, जो कि फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस डिफेंस पैक्ट को कैंसिल करेगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, MBS ने अपनी कुर्सी बचाई, अमेरिका से इन F-15 पर जो कब्जा है वो हटाया और पाकिस्तान के साथ सच में डिफेंस पैक्ट साइन किया, इस पैक्ट को फोर्स में लाया, तब तो हमें मोहम्मद बिन सलमान को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना होगा। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। फिर अगर वो सच में इस चीज में सक्सेसफुल हो गया और डिफेंस पैक्ट हो गया, उस टाइम पर भी फिर दो सिचुएशन सामने आती हैं। पहला एंगल है पाकिस्तान की मिलिट्री F-16 जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और दूसरी छोटी छोटी चीजें जो कि डिफेंस के सेक्टर में आती हैं। और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर हैंड। समझो दो कंडीशन है, एक तो पाकिस्तान की मिलिट्री है और छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान की डिफेंस सेक्टर में जो भी आता है वो आप एक एलिमेंट जानो, और दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर हैंड। अब हमें पहले इस सिचुएशन को समझना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी मिलिट्री, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने क्रूज मिसाइल्स के हेल्प से ही सऊदी अरब की मदद करेगा या अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स से भी? क्योंकि अभी के टाइम पर जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें न्यूक्लियर हैंड की कोई बात नहीं हुई है, बल्कि ये बात सामने आई है मीडिया में, उन लोगों ने ये बातें की हैं जिनके मीटिंग हुई थी। उन लोगों ने इस चीज को एक्सप्रेस किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट होने वाला है और ये सभी एंगल्स को कवर करता है। लेकिन क्या उसमें पाकिस्तान का एटम बम भी आता है? इस चीज को अभी तक किसी ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन डीप डाउन ये चीज भी इंक्लूड है, क्योंकि
इस पूरे पैक्ट की बेस है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हैंड के ऊपर। अदरवाइज सऊदी अरब को क्या जरूरत थी पाकिस्तान की? दुनिया में और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ वो पैक्ट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंस यही है कि मुस्लिम कंट्रीज में अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। तो अगर पाकिस्तान इस बात का जिम्मा उठाता है कि हम सऊदी अरब का डिफेंस करने वाले हैं, तो उसमें पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर बम भी सामने लाना ही होगा। अब आप समझो कि अगर हमने इस डिफेंस वाले पैक्ट में न्यूक्लियर एंगल को ऐड किया, दैट मींस कल को अगर इजराइल ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान उस टाइम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, जो कि हम नहीं चाहते हैं। दुनिया में कोई भी पीस लवर, कोई भी पीसफुल इंसान ऐसा नहीं चाहता है। मे गॉड सेव अस फ्रॉम दैट। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली बनती है कि अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हैंड को सामने ला सकता है इजराइल के अगेंस्ट। ये बात बहुत ही गलत है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ब्याह पर इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है और उसके रिटेलिएशन में इजराइल भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आप इस बात को समझो कि अगर इन दो कंट्रीज पाकिस्तान और इजराइल के बीच में न्यूक्लियर एंगल का कोई छोटी सी भी बात हो गई, उसी टाइम पर आप इस बात को समझना कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि ये लड़ाई फिर दो लोगों के बीच में नहीं रहती बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। तो मैं अपनी बात को फिर से समराइज करता हूँ कि क्वेश्चन ये था, क्या पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ अपना एटम बम यूज कर सकता है, सॉरी क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम यूज कर सकता है? उसके लिए मैंने आपको सिचुएशन दिया है। पहले सऊदी अरब को अमेरिका से अपने F-15 का जो कब्जा है 50% वो छोड़ना होगा। उसके बाद अगर MBS मोहम्मद बिन सलमान की सीट सेफ रही, अगर उसकी गवर्नमेंट रही, उसके बाद अगर इस पैक्ट में डिफेंस के साथ साथ न्यूक्लियर वाला एंगल भी आ गया, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म को यूज कर सकता है। जहां तक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि 90% तक ऐसा होने वाला है कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से अपनी फ्रीडम ले सकता है, वो अपनी कुर्सी को बचा सकता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंगल को सामने ला सकता है। आई थिंक 90% इट इज पॉसिबल। फिर जो 10% की प्रोबेबिलिटी बचती है वो यही है कि MBS की सरकार गिर सकती है या अमेरिका कोई और दूसरा हथकंडा अपना सकता है। बट एट दिस टाइम 90% इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट अपना न्यूक्लियर आर्म यूज कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अब देखिए, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो इंडिया और सऊदी अरब के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट जब अभी ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था तो टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट तो किया था, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं किया था। बल्कि सऊदी अरब अभी के टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस में लेके चलता था। इंडिया के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और इंडिया और सऊदी अरब के आपस में मल्टीपल इकोनॉमिक पैक्ट्स हैं जिन पे वो साथ में काम करते हैं। लेकिन अभी जब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ ही पैक्ट हुआ है, सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री, फिर सब कुछ गया तेल लेने। फिर वहां पर कोई नहीं देखता है कि हमारी इस कंट्री के साथ डिप्लोमेसी कैसे है, रिलेशन कैसे हैं। मान लो अगर कल को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर सऊदी अरब को इंडिया के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज इस पैक्ट का तो सेंस ही नहीं बनता कि पाकिस्तान सऊदी अरब को डिफेंस देगा लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान को नहीं देगा। फिर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। बल्कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि कल को अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर सऊदी अरब जैसी कंट्रीज, नॉट ओनली सऊदी अरब बल्कि सभी अरब कंट्रीज इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं, इंडिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा तेल हम सऊदी अरब से लेते हैं, अरब कंट्रीज से लेते हैं। कल को वो उस ऑयल का ब्लॉकेड कर सकते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई तो। और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया का जंग हुआ था उस टाइम पर भी सऊदी अरब ने इंडिया को प्रेशराइज किया था जब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। तो सिमिलरली कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मे गॉड सेव अस फ्रॉम दैट, अगर जंग हुई तो उस टाइम पर सऊदी अरब इंडिया के अगेंस्ट जाने वाला है, डेफिनेटली जाने वाला है। अब उससे इंडिया का क्या इंपैक्ट होगा आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए। अभी तक अगर इंडिया को जंग करना था तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग करना था, लेकिन आज के टाइम पर अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो आप समझो मैप में कौन से एरिया आता है जहां पर अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब, इनफैक्ट सभी अरब कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। दैट मीन्स अब इंडिया को भी अपनी डिफेंसिव कैलकुलेशन को थोड़ा ब्रॉड करना होगा। मीन्स अगर आज तक इंडिया कोई प्रिपरेशन कर रहा था कि कल को अगर हमारा पाकिस्तान के साथ जंग हुआ तो हम इस रेंज के मिसाइल दाग सकते हैं, इस रेंज में हमारी इंटेल आ सकती है, या दूसरी चीजें हमें इस पर्टिकुलर रेंज में हमें यूज करनी है। लेकिन अब इंडिया को वो रेंज पाकिस्तान से बढ़ाकर पूरा सऊदी अरब तक ले जाना है, क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक मीन्स सऊदी अरब पर अटैक। इन अदर वर्ड्स सऊदी अरब से भी इंडिया पर अटैक हो सकता है, भले ही वो सऊदी की मिलिट्री करे या पाकिस्तान की मिलिट्री, लेकिन डेफिनेटली सऊदी अरब से होने वाला है, क्योंकि यही तो एसएनएस है इस पैक्ट की। अब क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया और सऊदी अरब अब आपस में दुश्मन हो जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। अगर आपको कोई यूट्यूबर या कोई न्यूज एजेंसी ऐसा दिखाती है कि देखो आप पाकिस्तान और सऊदी अरब दो मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ गए तो ये दोनों इंडिया के दुश्मन है, दैट इज नॉट। बल्कि इस तरह की ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट्स होते रहते हैं दुनिया में। इंडिया के तब भी रिलेशन सऊदी अरब के साथ ठीक ही रहेंगे जैसे पहले थी, बट ये चीज इंडिया की डिफेंस सेक्टर को कैलकुलेट करनी होगी कि कल को अटैक हो सकता है। अदरवाइज सेम डिप्लोमेसी, सेम पॉलिसी, सेम प्रैक्टिस इंडिया की सऊदी अरब तक रहेगी। इवन सऊदी अरब के ऑफिशियल्स ने ये तक बयान दिया कि इंडिया के साथ हमारे जो पहले के रिश्ते थे वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट करने से हमारा इंडिया के रिलेशन पर कोई आंच नहीं आएगा। अब देखिए, कॉमन सेंस से आप खुद इस बात को समझिए
कल को अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या डिफेंस दे सकते हैं, पाकिस्तान को क्या सपोर्ट कर सकते हैं? हार्डली वो पाकिस्तान को तेल देंगे, कुछ कर्जा देंगे और इंडिया के ऊपर कुछ प्रेशर डाल सकते हैं। बाकी वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में पाकिस्तान को सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो है पैक्ट हुआ है, ये पैक्ट हमेशा एक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसे एक्टिव करना पड़ेगा। जब कभी उस टाइप की एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तब इस पैक्ट को एक्टिव करना होगा। जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 अगर किसी एक नेटो कंट्री पर अटैक हुआ वो सभी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस बात को समझो कि जब से नेटो बना है तब से लेकर आज तक कभी भी ये आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं हुआ है, एक्सेप्ट जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था। उस टाइम पर अमेरिका ने ही आर्टिकल 5 को एक्टिव किया था और सभी कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। बाकी इसे कभी एक्टिव नहीं किया गया, बल्कि ये बस कंट्री को थोड़ा एम्पावर करने के लिए होता है। बाकी जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनको डराने के लिए होता है, अदरवाइज ये हमेशा एक्टिव नहीं होता है। सिमिलरली कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई माइनर झड़प होगी, जैसे कि डेफिनेटली होती है, दिन प्रतिदिन हमारे बॉर्डर्स पर होती हैं, उस टाइम पर ये आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, बल्कि तभी एक्टिव होगा जब उस टाइप की कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी। अदरवाइज सऊदी अरब तो खुद कंटिन्यूसली यमन के साथ जंग में रहता है, यहाँ पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग में रहता है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जंग में रहता है, तब तो सऊदी अरब को हर रोज पाकिस्तान के जंग लड़ने होंगे। इस तरह से नहीं होता है, बल्कि जिस टाइम ये आर्टिकल बनेगा, आप इस चीज को नोट करना, जब ये पूरा पैक्ट जब सामने आएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में, आप देखोगे कि इस आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान पर अटैक सऊदी पर अटैक माना जाएगा, सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होगी कि किस लेवल का अटैक दूसरी कंट्री पर अटैक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया से किसी ने पाकिस्तान में पत्थर फेंका वहां से सऊदी अरब आएगा, इस तरह की बचकानी बातें वहां पर नहीं होती हैं, बल्कि कुछ सर्टेन एक्सट्रीम केसेस में ही ऐसे आर्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। अब जहां तक रिलीजियस एंगल इसमें है कि बताया जा रहा है कि एक इस्लामिक नेटो है, सभी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ हो जाएगी, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जो ऐसा बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि अगर इस नेटो में जरा सा भी दम होता फिर तो इन्हें सबसे पहले गाजा का जेनोसाइड रोकना चाहिए। इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होता है कि ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, हम इसका सपोर्ट करेंगे, इस तरह से काम नहीं चलता, बल्कि सभी कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज होती हैं। अब पाकिस्तान ने इस वजह से सऊदी अरब के साथ ये पैक्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए और सऊदी अरब को चाहिए सिक्योरिटी। अब आप समझो, अगर आपसे कोई बोलता है कि आप सभी दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट होगी, तो आप इस चीज को दिमाग में लाना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट थे। सऊदी अरब में भी दम है, भले ही उनके पास डिफेंस नहीं है, लेकिन पैसे तो है ना जो पाकिस्तान पर स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद ले आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज देखो, तुनीशिया है, लीबिया है, इराक है, ये पाकिस्तान को क्या ही दे सकते हैं, या सिमिलरली सऊदी अरब को क्या ही दे सकते हैं। पाकिस्तान क्यों इन कंट्रीज के चक्करों में पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में जनरली क्योस तो रहता ही है, फिर तो पाकिस्तान को सब काम छोड़ छाड़ के यही डिस्प्यूट सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से काम नहीं चलता। अगर कोई आपसे बोलता है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सभी मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबकी औकात नहीं है, सबकी हैसियत नहीं है यूनाइट होने की। अब आप बोलोगे कि चलो आप बोल रहे हो कि 57 मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट नहीं होगी, फिर नेटो में इतनी कंट्रीज यूनाइट कैसे हुई? उसका रीजन ये है कि नेटो में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सबकी सब रिच हैं, उन सबके पास पैसे हैं, उन सबके पास अपनी मिलिट्री है, इस वजह से उन सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेटो की आर्मी में। मींस जितना डिस्ट्रीब्यूशन टर्की का है उतना ही जर्मनी का है, उतना ही फ्रांस का है। अब आप दूसरी तरफ से समझो, एक तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री है, सऊदी अरब की आर्मी है, और तुनीशिया इन्हें क्या दे सकता है, लीबिया क्या दे सकता है, सोमालिया क्या दे सकता है, वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, फिर तो उन्हें भी यूनाइट करना होगा। दैट इज द रीजन दिस नॉनसेंस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है तो समझना या वो बेवकूफ है या वो आपको बेवकूफ समझ रहा है। बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट्स। एंड सिमिलरली आप में से जो लोग हिंदू हैं उन्हें भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, न्यूज एंकर ऐसा बोल के भड़का सकते हैं कि देखो अब से भी 57 मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट हो गई है, हमारे अगेंस्ट अब हिंदू खतरे में है। तो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि क्या ये सभी मुस्लिम कंट्रीज गाजा में जेनोसाइड रोक पाई? अब आप खुद ही कंपेयर करो, कहां इजराइल इतना सा छोटा सा मुल्क है, इतनी एट्रोसिटीज की है उसने गाजा के लोगों के ऊपर। और दूसरी तरफ से आप इंडिया देखो जो कि पूरी दुनिया के साथ फ्रेंडली है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो रिलेशंस है मुस्लिम कंट्रीज से उससे भी बेहतर इंडिया की रिलेशंस हैं। पाकिस्तान और ईरान की जो रिलेशंस हैं इंडिया की ईरान के साथ उससे भी बेहतर रिलेशंस हैं। पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस हैं इंडिया की अफगानिस्तान से उससे ज्यादा बेहतर रिलेशंस हैं। सो इंडिया तो इन मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा क्लोज है, वो इंडिया के खिलाफ क्यों यूनाइट हो जाएगी? और अगर हो भी जाएंगी तो इंडिया का क्या ही बिगाड़ सकती है? जब इजराइल का कुछ नहीं कर पाए तो इंडिया का क्या कर पाएंगे? और इंडिया का पाकिस्तान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इन मुस्लिम कंट्रीज में, फिर चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, अफगानिस्तान में हो या साउथ अफ्रीका में। इस वजह से अगर आपको भी कोई बोलता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज हमारे खिलाफ यूनाइट हो गई हैं, तो समझना या वो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है। इनफैक्ट ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट का इस पर स्टेटमेंट भी आया। अब देखिए वो स्टेटमेंट ये कहता है कि हमें बहुत टाइम से पता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट होने वाला है, इस वजह से ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हम इसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे आगे क्या होने वाला है। दैट मीन्स हमें पहले से ही पता है, हमें इस बात से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं।
नहीं, सऊदी के साथ हमारी जो रिलेशन पहले से थी वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए, मैंने इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दिखाया है कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो समझना या वो खुद बेवकूफ है या वो हमें बेवकूफ बना रहा है। बट डेफिनेटली इस चीज को इंडिया के डिफेंस फील्ड में कैलकुलेट करना होगा कि अभी तक अगर अटैक पाकिस्तान से ही होने वाला है, अब सऊदी से भी हो सकते हैं अगर उतनी एक्सट्रीम कंडीशन चली गई, अदरवाइज नॉर्मली ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। अब यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि अभी तक सऊदी को अमेरिका का सपोर्ट था, अब उन्होंने अमेरिका को साइडलाइन करके पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट में लाया है। पाकिस्तान को सपोर्ट में लाने का मतलब वो चाइना के ब्लॉक में चले गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कल को चाइना भी सऊदी अरब में आ सकता है। अब आप सिचुएशन को समझिए कि अमेरिका रिप्लेस हुआ चाइना से, तो डेफिनेटली अमेरिका चुप तो नहीं रहने वाला है। अब अमेरिका का इस चीज पर क्या रिएक्शन आया, ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज होगा, अमेरिका किस तरह से बैकफुट पर आ चुका है, इजराइल की यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि देखो पूरा ड्रामा तो इजराइल की वजह से ही स्टार्ट हुआ। उन्होंने ही कतर पर अटैक किया है, एक इंडिपेंडेंट एक पीसफुल कंट्री पर अटैक किया है, जिस वजह से पूरा ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब इस चीज का सिनेरियो क्या है, ये भी एक अलग ही जियोपॉलिटिकल खिचड़ी है। इस खिचड़ी को कैसे बनाया गया, कैसे पकाया गया, ये हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में अनबायस्ड न्यूट्रल था तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं पर भी लगा कि हमने किसी कंट्री की तरफ सिंपैथी दिखाई, किसी कंट्री का साइड लिया, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमने कहां पर डिसऑनेस्टी दिखाई है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने ये प्रॉमिस किया कि ये वीडियो अनबायस्ड होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है। अब मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। बाकी अगर आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।